इंसानी इल्म और शऊर के मुताबिक इस वसी कायनात में हमारी ज़मीन वो वाहिद सियारा है जो फुल ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी से भरा हुआ है। इंसान मुसलसल इस जुस्तजू में रहा है कि कोई हल्का सा भी इशारा उसे ये बता दे कि इस कायनात में हमारी ज़मीन जैसी और भी ज़मीन है। लेकिन बदकिस्मती से इंसान को आज तक इस ज़मीन से बाहर कोई ऐसी जगह नहीं मिल सकी जहां चरिंद परिंद इंसान या फूल पौधों का वजूद हो। एक तरफ तो इंसान बिलियंस ऑफ डॉलर्स लुटा रहा है सिर्फ इस चक्कर में कि इस जमीन के बाहर किसी और सियारे पर जिंदगी का सुराग मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ इंसान वो तमाम मीन्स और टूल्स इकट्ठे करने में लगा है जिनसे इस जमीन पर जिंदगी का वजूद भी खत्म किया जा सकता है। इंसान भी कितना अजीब है, यहाँ से कहीं बहुत दूर एक नया घर ढूंढना चाहता है और जो घर उसके पास है उसे अपने ही हाथों से जलाने पर तुला हुआ है। इंसान ने वो बॉम्ब्स बना लिए हैं जो पलक झपकते ही शहर के शहर मिटा दें, वो केमिकल्स बना लिए हैं जो समंदर को भी जहर बना दें, और नजर ना आने वाले ऐसे हथियार बना लिए हैं जो खामोशी से लाखों करोड़ों जिंदगियां निगल सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये नजर ना आने वाले हथियार हैं क्या, माजी में इन्हें कब इस्तेमाल किया गया, इस पर भी एक मुख्तसर बात करेंगे, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इनको किस हद तक खतरनाक और मुहलक बनाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। आज इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में दाखिल हो चुका है और रफली स्पीकिंग दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां एआई का इस्तेमाल ना हो रहा हो। ज़राअत से लेकर बैंक्स, फूड इंडस्ट्री, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सिस्टम, यहाँ तक के जंगों में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। रिसेंट अमेरिका इसराइल ईरान वॉर में भी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान में लड़कियों के स्कूल पर जो अटैक हुआ वो भी एआई को अपडेटेड डेटा ना देने की वजह से हुआ, क्योंकि वो बिल्डिंग स्कूल से पहले एक मिलिट्री कंपाउंड था और उसे बाद में स्कूल में तब्दील कर दिया गया। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इस इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में अपडेट नहीं किया था और एआई ने इसलिए उसको मिलिट्री टारगेट समझा और उड़ा दिया, जिसने 250 लोगों की जान ली, जिसमें ज्यादातर मासूम बच्चे थे। अगर हम एटॉमिक बॉम्ब्स की बात करें तो वो किस हद तक तबाही मचा सकते हैं, तारीख इसकी झलक इंसान को दिखा चुकी है। इंसान इन कन्वेंशनल वेपन्स जैसे गन्स, टैंक, मिसाइल्स, बॉम्ब्स से अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इंसान इनको देख सकता है, उनको छू सकता है। लेकिन एक ऐसा हथियार भी है जो ना तो नजर आता है और ना ही उसको छुआ जा सकता है, और वो एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बायो वेपन की। बायो वेपन से मुराद दरअसल वो हथियार हैं जो वायरसेस या बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके फसलों, जानवरों या इंसानों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बायो वेपन्स इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं क्योंकि सिर्फ एक बैक्टीरिया या वायरस भी बहुत बड़ी तबाही ला सकता है और उसका पता भी नहीं चलता कि वो आया कहां से। ये वायरस किसी भी जरिए, जैसे फसलों, जानवरों, पौधों या फिर इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो सकते हैं। इन वायरसेस का एक प्रॉब्लम यह भी है कि इनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। एक मशहूर साइंसदान जोशुआ लेडरबर्ग, जिसने सिर्फ 33 साल की उम्र में नोबेल प्राइज जीता, उसने कहा था कि द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू मैन्स कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑन दिस प्लैनेट इज द वायरस। यानी इस जमीन पर इंसान की मुसलसल हुक्मरानी को सबसे बड़ा खतरा वायरस है। यह खतरा और भी संगीन हो गया जब इंसान ने इन वायरसेस को लैब में बैठकर जेनेटिकली मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये वायरस ज्यादा मुहलक और ज्यादा मौसर हो जाते हैं, हत्ता कि जदीद हेल्थ केयर सिस्टम के लिए उनको शनाख्त करना भी मुश्किल हो जाता है। बायो वेपन्स की तारीख कोई नई नहीं है। 14वीं सदी में मंगोल फौज ने ताउन ज़दा लाशें दुश्मन के इलाकों में फेंक कर वहां वबा फैलाई थी। एक इटालियन मुसद्दक गब्रिएले दी मूसी के मुताबिक वहां से फरार होने वाले लोग ये बीमारी अपने साथ यूरोप ले आए थे, जिससे लाखों लोगों की हलाकत हुई। फिर 18वीं सदी में ब्रिटिश सोल्जर ने नेटिव अमेरिकन की बगावत को कुचलने के लिए उन्हें स्मॉल पॉक्स कंटेमिनेटेड यानी चीचक ज़दा कंबल दिए थे, ताकि ब्रिटेन फौज के कब्जे के खिलाफ उनकी मज़ाहमत को कम किया जा सके।
बायो वेपन्स के इस्तेमाल की सबसे हौलनाक मिसाल 1930 में जापान चाइना वार के दौरान मिलती है। जब जापान ने चाइना के बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, उस वक्त जापानी फौज के डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर शिरो इशी बहुत नुमाया रहे। डॉक्टर इशी का मानना था कि वायरस और बैक्टीरिया को मिलिट्री वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फौज ने उसके इस काम को सपोर्ट किया और उसने चाइना के एक मकबूजा इलाके में बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनाया जिसका नाम रखा यूनिट 731। बज़ाहिर तो इसका नाम एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट यानी बीमारियों से बचाव और पानी की सफाई का महकमा था, लेकिन असल में ये एक बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च और इंसानों पर मुहलक वायरस और बैक्टीरिया टेस्ट करने का प्रोग्राम था। जापानी साइंसदान बहुत सारी बीमारियों पर रिसर्च कर रहे थे और मकसद इन बीमारियों को रोकना या इनका इलाज ढूंढना नहीं था, बल्कि मकसद सिर्फ एक ही था कि इन पैथोजेंस को हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ताउन के बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करने के बाद उन्होंने फ्लीज यानी पिस्सुओं को इससे इन्फेक्ट किया, फिर उन प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज को चाइना के इलाकों में रिलीज कर दिया। 1940 में चाइना में जो ताउन की वबा फैली उसको इसी जापानीज वारफेयर के साथ मुंसलिक किया जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान यूनिट 731 ने इंसानों पर हॉरिफिक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें कैदियों को इस्तेमाल किया गया था। कैदियों को मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीजेस से जानबूझकर इन्फेक्ट किया जाता था। फिर साइंसदान ऑब्जर्व करते थे कि ये बीमारियां इंसानी जिस्म में किस तरह डेवलप होती हैं, इंसान पर उसके क्या असरात होते हैं और ये इंसानी जिस्म के किस किस हिस्से को मुतासर करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तजर्बात के नतीजे में हजारों कैदियों ने अपनी जान खोई। फिर जब अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए तो जापान ने सरेंडर कर दिया। यूनिट 731 के साइंसदानों को भी पकड़ लिया गया। उन पर वार क्राइम साबित हुए, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस शर्त पर उनको माफी दे दी और उन्हें छोड़ दिया कि अपना इल्म और अपनी तहकीक अमेरिकन को देंगे। दूसरी जंग अजीम के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बायोलॉजिकल वेपन्स के तबाहकुन खतरात को मद्देनजर रखते हुए 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कायम किया, जिसका मकसद आलमी सतह पर बायोलॉजिकल वेपन्स की डेवलपमेंट और इस्तेमाल को रोकना था। लेकिन इस मुआहदे का कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि छोटे से रूम में बैठकर कंप्यूटर पर मेडिकल रिसर्च हो रही है या वेपन रिसर्च, ऑफेंसिव रिसर्च हो रही है या डिफेंसिव रिसर्च, इसका फर्क जांचना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तारीख में इंसान ने जिस तरह के भी वायरसेस और बैक्टीरिया के साथ छेड़छाड़ की, वो वायरसेस और बैक्टीरिया कुदरती तौर पर इंसानों या जानवरों में पाए जाते थे और इंसान उनकी खसूसियात को समझता था। फिर इंसान उन्हीं वायरसेस से पंगे लेकर उनको ज्यादा ताकतवर और मोहलक बनाने की कोशिश करता रहा है। अब आते हैं असल प्रॉब्लम की तरफ। इसी महीने यानी अगस्त 2026 में साइंसदानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल नए वायरसेस बनाए हैं। इस काम ने इंसान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि AI ने साइंसी तहकीक में बहुत तेजी लाई है, लेकिन साथ ही साथ इसने नए खदशात को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से इसके नताइज कितने तबाहकुन हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं, जैसा कि अमेरिकन सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने AI की बड़ी कंपनियों के CEO को एक खत लिखा और उनसे ये मुतालबा किया कि वो AI की डेवलपमेंट को रोकें। This week we learned frighteningly that AI has been used for the first time ever to create new viruses. As you know, this type of development in the wrong hands could lead to new bioweapons that result in the deaths of tens of millions of people. Mr. Altman, Mr. Amodai, and Mr. Zuckerberg, in the interest of humanity, stand by your words. Pause AI development. It is not too late to avoid disaster. क्योंकि दानिस्ता तौर पर AI को इस्तेमाल करके इंसान इंतहाई खतरनाक वायरसेस बना सकता है और उनको बायो वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। आजकल साइंसदान इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अगर AI का इस्तेमाल इन वायरसेस और जीन स्टडी में कंट्रोल ना किया गया और उसको महदूद ना किया गया तो मुस्तकबिल में ये एक नई वबा को जन्म दे सकता है, जिसके खतरात बहुत संगीन और बहुत बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। ये वायरसेस ना सिर्फ बायो वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बल्कि हादसाती तौर पर एक पेंडेमिक का भी बायस बन सकते हैं, जैसे कि पॉसिबली कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के केस में हुआ। बहुत सारे साइंसदान स्ट्रांगली इस बात पर यकीन रखते हैं
کہ कोविड-19 कुदरती तौर पर नहीं फैला था, बल्कि साइंसदान इसकी खसूसियात को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे और ये एक लैब लीक था। इस पर हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है जिसमें हमने कोविड-19 के हवाले से जून 2026 में यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से नए शाया करदा रिपोर्ट्स को डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ ये समझना भी अहम है कि कोरोना जैसे वायरसेस और एआई की मदद से बनाए गए वायरसेस में बहुत बड़ा फर्क है। एआई का इस्तेमाल ऐसे वायरसेस बनाने के लिए हो सकता है जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनका कुदरत में कोई वजूद ही नहीं है। एआई ऐसे वायरसेस डिजाइन कर सकता है जो ज्यादा तेजी से फैलें, जो ज्यादा जानलेवा हों और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को आसानी से धोखा दे सकें। ये इसलिए भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ना तो हम इनके बिहेवियर का कबल अज वक्त अंदाजा लगा सकते हैं और ना ही हम पहले से इनके खिलाफ अपने जिस्म में इम्यूनिटी रखते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की तरह बायो वेपन्स में कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं चाहिए होता। इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई बड़ी मशीनरी या B2 बॉम्बर्स नहीं चाहिए होते। इसको बनाने और फैलाने के लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर और एक क्रिमिनल माइंड चाहिए। इस चीज को एनी जैकबसन ने अपनी बुक बायोलॉजिकल वॉर में बड़ी तफसील से बयान किया है। यहाँ ये सवाल भी बहुत अहम है कि क्या इंटरनेशनल इदारे इसकी रोकथाम के लिए कोई मौसर इकदाम करेंगे। Even in highly secure labs, accidents can happen. खुदा न खास्ता अगर एआई से तैयार करदा वायरस दानिस्ता तौर पर या हादसाती तौर पर माहौल में फैल गया तो ये एक बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। हाल ही में एआई के इस्तेमाल से 16 नए फंक्शनल वायरसेस बनाए गए हैं, जिसने इस बात को साइंस फिक्शन से हकीकत में बदल दिया है। हालांकि ये तजर्बा महफूज तौर पर किया गया, मगर माहिरीन के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़े खतरात पैदा हो सकते हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जनरेटिव एआई मॉडल्स जो ये वायरसेस डिजाइन कर सकते हैं ओपन सोर्स हैं, यानी कोई भी इंसान इनको इस्तेमाल कर सकता है और इनमें तब्दीलियां ला सकता है। कोई दहशतगर्द या कोई दुश्मन मुल्क इस मॉडल्स को इंसानी पैथोजेंस के डेटा पर ट्रेन कर सकता है और उससे ज्यादा नए और खतरनाक वेरिएंट बनाए जा सकते हैं। और ये खतरा सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। अगर एआई से जानवरों को टारगेट करने के लिए वायरसेस डिजाइन किए जाएं तो ये ग्लोबल फूड क्राइसिस का सबब बन सकता है। अगर फसलों को निशाना बनाया जाए तो बहुत बड़ा कहत पैदा हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉज, रेगुलेशंस एंड सेफ्टी मेजर्स इस टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हैं। अगर इंसान ने वायरसेस क्रिएट करने के लिए एआई के इस्तेमाल पर सख्त कवानीन और रेगुलेशंस ना बनाई और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी ना बनाया तो इंसान अपने आप को एक ऐसी दुनिया की तरफ धकेल रहा होगा जहां तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। रेगुलेशंस में कमी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में सुस्ती का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी बदनीयत इंसान के हाथ में खिलौना बन सकती है और वो खिलौना कितनी बड़ी तबाही ला सकता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।